गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों अपना ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस। तो आज हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में एंड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस के बारे में। तो टॉपिक है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारा थर्ड चैप्टर का ये हमारा थर्ड ही लेक्चर है। तो इसमें हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टॉकिंग अबाउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। तो पहले जो हम बात करेंगे वो करेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस की। ओके, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होता है? जनरली लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को रेट लॉ के बारे में बताया था। रेट लॉ के बारे में हमने डिस्कस किया था कि रेट लॉ के अनुसार जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शंस होती है किसी भी जनरल रिएक्शंस के लिए, तो के रेट कांस्टेंट ए की पावर अल्फा एंड बी की पावर बीटा, दिस वन इज द रेट लॉ। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शंस इज इक्वल टू मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कंसंट्रेशंस ऑफ द रिएक्टेंट ईच रेट पावर में और में नॉट बी स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जिसको हमने बोला था रेट लॉ। ओके, तो रेट लॉ के अनुसार आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शंस है ये उसको एक्सप्रेस करने का एक तरीका है। तो इसमें बच्चों जो आपके रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर है अल्फा और बीटा, ये अल्फा और बीटा का यदि आप सम कर दोगे तो ये सम ही आपका क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ओके, तो दिस इज वेरी जनरल एंड वेरी सिंपल टर्म। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जनरली जब आप किसी रेट ऑफ रिएक्शन को रेट लॉ के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं तो रिएक्टेंट की जो कॉन्सेंट्रेशन है, कॉन्सेंट्रेशन का जो सम होगा, दैट सम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो आप इसको लिख सकते हैं सम of the power of the concentrations of reactant when rate of reaction expressed in term of rate law, that is the necessary condition, expressed in term of rate law। यदि आप किसी भी रेट ऑफ रिएक्शंस को रेट लॉ की टर्म में एक्सप्रेस करते हैं, दिस इज द नेसेसरी कंडीशन कि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ रेट लॉ की टर्म में एक्सप्रेस होनी चाहिए। तो जो रिएक्टेंट की पावर है उसका जो सम होगा उसी सम को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहते हैं। तो जहां पे अल्फा और बीटा जो है ये यहाँ पे पावर दी गई है, तो अल्फा और बीटा का जो सम होगा दैट सम इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। इसी को हम क्या कहेंगे? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहेंगे। ओके, तो जनरली रिएक्शंस आपकी डिफरेंट ऑर्डर की हो सकती है। जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, आपकी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है। तो दैट इज टोटली डिपेंड ऑन द पावर ऑफ रिएक्टेंट। जो आपकी रिएक्टेंट है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। ओके, तो जैसे मैंने जनरल सा क्वेश्चंस दिया, मैंने आप लोगों को बोला कि कोई रेट ऑफ रिएक्शन है उसको एक्सप्रेस किया गया है a की पावर 1 एंड b की पावर 1/2। ओके, तो ये मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चंस दिया कि यहाँ पे आपकी रेट ऑफ रिएक्शन को एक्सप्रेस किया गया है इन टर्म ऑफ रेट लॉ। तो आपको क्या बताना है? इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो इसका बच्चों जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रहेगा वो पावर जो है उसको क्या कर दीजिए? सम कर दीजिए। ए की पावर आपकी 1 है और बी की पावर आपका 1/2 है, तो जो इसका ऑर्डर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 3/2 हो जाएगा। ओके, तो दिस वन इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस। ये आपका कहलाएगा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। आई थिंक ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में आप लोगों को पता चल चुका होगा। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन सिंपली सम है, जब आप रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन की पावर का सम करते हैं तो वही सम आपका क्या कहलाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाता है। ओके, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका जीरो ऑर्डर हो सकता है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यानी कि रिएक्शन किस ऑर्डर की हो सकती है बच्चों? आपकी जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो सकती है, एक्सेट्रा। ओके, तो इस तरह से आपके ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो सकते हैं कि आपकी रिएक्शन जीरो ऑर्डर की है यदि आपकी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंड ही ना करे। तो सिंपली यदि मैं बोल दूं अल्फा की वैल्यू भी आपकी जीरो है और बीटा की वैल्यू भी जीरो है इसके अंदर, तो जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा उसको आप लिखेंगे क्या भाई? अल्फा प्लस बीटा, तो दोनों वैल्यू जीरो है तो ये क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा।
ओके। अब दूसरा, यदि अल्फा वैल्यू आपकी क्या हो सकती है 1/2 हो सकती है और बीटा वैल्यू भी आपकी क्या हो सकती है 1/2 हो सकती है। जनरली आपकी कुछ एग्जांपल्स आप कर रहे हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को समझने के लिए, तो यहाँ पे अल्फा और बीटा का सम करेंगे तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या हो सकता है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आपका 1/2 प्लस में 1/2, तो 1/2 प्लस 1/2, तो इसमें आपका फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन हो सकती है। हो सकता है कि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन एक ही टोटली कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर डिपेंड करे बट वी के ऊपर डिपेंड ही ना करे, तो पर्टिकुलरली हम बोल सकते हैं थर्ड कंडीशन में अल्फा की वैल्यू आपकी 1 है और बीटा की वैल्यू आपकी क्या है 0 है, देन आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन होगा वो क्या हो जाएगा, देन वो आपका क्या हो जाएगा 1 ऑर्डर का रिएक्शन ही हो जाएगा। हो सकता है कि आपकी रेट ऑफ रिएक्शन एक ही कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रही है और बी की कॉन्सेंट्रेशन पे भी डिपेंड कर रही है, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू आपको 1 दिया गया है, बीटा की वैल्यू आपको 1 दिया गया है, देन आपका जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा तो किस ऑर्डर का हो जाएगा 2 ऑर्डर का हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी रिएक्शन 0 ऑर्डर की हो सकती है, फर्स्ट ऑर्डर की हो सकती है, 2 ऑर्डर की हो सकती है और 3 ऑर्डर की रिएक्शन हो सकती है। ओके, तो जनरली हम बोल सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आपका फ्रैक्शन में भी हो सकता है, 0 में भी हो सकता है और इवन आपका क्या हो सकता है बच्चों नेगेटिव भी हो सकता है। तो यदि आप नोट करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस में भी 0 ऑर्डर, तो आप लिख सकते हैं भाई ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, जो आपकी रिएक्शंस का ऑर्डर है वो आपका में भी 0, वो 0 हो सकता है, 0 ऑर्डर की रिएक्शन हो सकती है। इन फ्रैक्शन में हो सकता है, फ्रैक्शनल हो सकता है वो फ्रैक्शनल, और इवन 0 नेगेटिव भी हो सकता है और इवन नेगेटिव, वो आपका नेगेटिव ऑर्डर की रिएक्शंस भी हो सकती है। ओके, तो पर्टिकुलरली आपकी जो कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो अल्टर कर सकती है पर्टिकुलर कंडीशन के थ्रू, ठीक है। तो यदि आपकी कॉन्सेंट्रेशन रिएक्टेंट की एक पर्टिकुलर कंडीशन के थ्रू अल्टर करती है, चेंज करती है, देन आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या कर जाएगा, चेंज कर जाएगा। यानी कि कॉन्सेंट्रेशन आपकी चेंज होती है टेम्परेचर प्रेशर की वजह से या फिर किसी दूसरी कंडीशन की वजह से, तो जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या कर सकता है, अल्टर कर सकता है, तमिल चेंज कर सकता है। ओके, इसके बाद अपना जो सेकंड टॉपिक था वो था आपकी मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस। तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस को और पढ़ लेते हैं, इसके बाद हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस, मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस, तो मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस का क्या मतलब है वो देखिए। मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस का मतलब होता है जितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल, एटम्स या आयन किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और simultaneously collisions in between them to form a particular product। इसका मतलब किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शन में जितने नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स, एटम्स या आयन पार्टिसिपेट करेंगे ताकि उनके बीच में जो कोलिजन हो वो इफेक्टिव हो जाए प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उन्हीं की जो संख्या होगी उसको हम क्या कहेंगे, मोलिकुलरिटी कहेंगे। तो पर्टिकुलरली इसको हम बोल सकते हैं द नंबर ऑफ स्पीसीज, द नंबर ऑफ स्पीसीज एंड दिस स्पीसीज में भी ये आपके स्पीसीज हो सकते हैं भाई, एटम्स हो सकते हैं, आयन्स हो सकते हैं या फिर आपके मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट इन एलिमेंट्री रिएक्शन, पार्टिसिपेट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, एलिमेंट्री रिएक्शन का मतलब होता है वो रिएक्शन जो कि आपकी सिंगल स्टेप में होगी, पार्टिसिपेट इन एलिमेंट्री रिएक्शंस। ओके, which must simultaneously collide, which must simultaneously collide collide to form product, to form product, प्रोडक्ट को बनाने के लिए प्रोडक्ट, ठीक है, इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी। उसको हम क्या कहते हैं भाई, रिएक्शंस की मोलिकुलरिटी बोलते हैं, मोलिकुलरिटी ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड मोलिकुलरिटी ऑफ रिएक्शंस। तो आपकी रिएक्शंस की मोलिकुलरिटी कहलाएगी। तो जनरल टर्म है जितने नंबर ऑफ स्पीसीज दैट में बी एटम, आयंस या फिर मॉलिक्यूल जो पार्टिसिपेट करते हैं किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में। एलिमेंट्री रिएक्शन मीन सिंगल स्टेप रिएक्शंस एंड विच मस्ट साइमल्टेनियसली कोलाइड, और जो एक साथ कोलाइड करेंगे क्या करने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए, तो उन्हीं की संख्या अपनी क्या कहलाएगी, मोलिकुलरिटी कहलाएगी।
ओके, तो उनकी संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, मोलिकुलैरिटी बोलते हैं। अब मोलिकुलैरिटी नेवर बी जीरो, क्योंकि किसी रिएक्शन के अंदर यदि रिएक्टेंट के मोलिक्यूल को पार्टिसिपेट करता है प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो कोई ना कोई रिएक्टिंग स्पीसीज तो होगा ही होगा, ठीक है। तो इसका मतलब मोलिकुलैरिटी आपकी कभी भी क्या नहीं हो सकती, जीरो नहीं हो सकती। तो आप नोट में एक पॉइंट लिख दीजिए, मोलिकुलैरिटी नेवर बी जीरो, मोलिकुलैरिटी नेवर बी जीरो, मोलिकुलैरिटी कभी भी आपकी जीरो नहीं होगी भाई, नेवर बी जीरो। और इन फ्रैक्शन और फ्रैक्शनल, और ना ही आपकी क्या होगी, फ्रैक्शनल होगी। इसका मतलब ये है कि आपके क्या होंगे, सिंपली होल नंबर में रिएक्टिंग स्पीसीज पार्टिसिपेट करेंगे रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए, प्रोडक्ट को बनाने के लिए। इसका मतलब मोलिकुलैरिटी आपकी क्या हो सकती है, 1 2 3 इस तरह से हो सकती है। और मैक्सिमम जो रिएक्टिंग मोलिक्यूल है वो आपके 3 तक हो सकते हैं, यानी कि एक एलिमेंट्री रिएक्शन में जो रिएक्टिंग मोलिक्यूल होंगे साइमल्टेनियसली कोलिजन करने के लिए, जिनमें एक साथ साइमल्टेनियसली कोलिजन हो सकता है, वो आपके ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं। 3 से ज्यादा होने के बिल्कुल ही क्या होते हैं, रेयर चांस होते हैं। ओके, तो यहाँ पे हम बोलेंगे फॉर एलिमेंट्री रिएक्शंस, एलिमेंट्री रिएक्शंस, किसी भी एलिमेंट्री रिएक्शंस में मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल या 3 रिएक्टिंग स्पीसीज लिख दीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। रिएक्टिंग स्पीसीज में साइमल्टेनियसली कोलाइड, ओके। तो साइमल्टेनियसली कोलाइड करने की जो कंडीशंस है पर्टिकुलर एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए, वो में भी कितनी हो सकती है भाई, 3 हो सकती है। 3 से ज्यादा होने के बिल्कुल ही रेयर चांस है। इसका मतलब यदि हम किसी एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए मोलिकुलैरिटी की बात करें, तो मोलिकुलैरिटी अपनी मैक्सिमम में कितने नंबर तक जा सकती है, मोलिकुलैरिटी अपनी मैक्सिमम 3 नंबर तक जा सकती है। ओके, तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि मोलिकुलैरिटी आपके वो रिएक्टिंग स्पीसीज हैं जो किसी एलिमेंट्री रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, साइमल्टेनियसली कोलिजन करते हैं प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उनकी संख्या को हम बोलते हैं मोलिकुलैरिटी। मोलिकुलैरिटी आपकी कभी भी जीरो नहीं हो सकती, ना ही आपकी फ्रैक्शनल मतलब भिन्न में हो सकती है, पॉइंट में हो सकती है। एलिमेंट्री रिएक्शंस के लिए जो मैक्सिमम 3 मॉलिक्यूल्स हैं, रिएक्टिंग स्पीसीज है, वो साइमल्टेनियसली कोलाइड कर सकते हैं। 3 से ज्यादा होने के बिल्कुल ही रेयर चांस है। तो इस वजह से मैक्सिमम मोलिकुलैरिटी जो अपनी हो सकती है वो कितने तक जा सकती है बच्चों, 3 तक जा सकती है। ओके, अब कुछ एग्जांपल करते हैं। जैसे हम एग्जांपल की बात करें, तो सबसे पहले हमारे पास 2 पॉइंट है, एक है आपकी एलिमेंट्री रिएक्शंस और दूसरी है आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या है और कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या है उसको और देख लीजिए। वैसे तो मैं आप लोगों को बता चुका हूं एलिमेंट्री रिएक्शंस। एलिमेंट्री रिएक्शंस इसका मतलब है रिएक्शंस विच टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप, जो कि आपकी सिंगल स्टेप में क्या करेगी, प्रोसीड करेगी। तो विच टेक प्लेस इन ए सिंगल स्टेप, जो कि आपकी सिंगल स्टेप में होती है, यानी कि सिंगल स्टेप रिएक्शंस को हम क्या कहते हैं, मोलिकुलैरिटी बोलते हैं, सॉरी एलिमेंट्री रिएक्शंस बोलते हैं। ठीक, तो जो कि आपकी सिंगल स्टेप में होती है भाई, वो आपकी क्या कहलाती है, वो पर्टिकुलरली आपकी कहलाएगी एलिमेंट्री रिएक्शंस। अब कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस क्या होगी, जब आप बहुत सारी एलिमेंट्री रिएक्शंस किसी भी रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए उनका जो ग्रुप होता है एलिमेंट्री रिएक्शंस का, और आपकी एलिमेंट्री रिएक्शंस बहुत सारी एलिमेंट्री रिएक्शंस मिलके एक पूरी कंप्लीट रिएक्शंस को देती है, तो वो आपकी क्या कहलाती है, वो आपकी कहलाती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। ओके, तो उसको हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस। तो जनरली आप कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को कैसे बता सकते हैं, आप इसको बोल सकते हैं कि जो पर्टिकुलरली रिएक्शंस है ग्रुप ऑफ एलिमेंट्री रिएक्शंस जो किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को प्रोसीड करवाती है, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बोलते हैं। तो सबसे पहले हम लेते हैं भाई किसका, एलिमेंट्री रिएक्शंस का एग्जांपल। लाइक आपके पास अमोनियम नाइट्रेट है, या आपकी सिंगल स्टेप रिएक्शंस है। तो जब भी आप इस रिएक्शंस का डिकम्पोजिशन करवाते हैं, तो यहाँ पे आपके पास नाइट्रोजन गैस बनता है और साथ में क्या बनता है, वाटर के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो रिएक्शन है वो आपकी क्या है, एक स्टेप में हो रही है, तो इसको हम क्या कहेंगे, एलिमेंट्री रिएक्शन कहेंगे।
नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट द कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन तो इसको जनरली बोल सकते हैं रिएक्शंस विच टेक प्लेस मोर देन वन स्टेप। ओके, तो विच टेक प्लेस मोर देन वन स्टेप, जो कि एक स्टेप से ज्यादा स्टेप में होती है, वो अपनी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन कहलाएगी। और इसको लिखने के लिए हम क्या बोलेंगे, ग्रुप ऑफ द एलिमेंट्री रिएक्शंस आपस में मिलकर क्या बनाती है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस बनाती है। जैसे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस का, यहाँ पे जैसे मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूँ, KClO3, इसके अंदर यदि हम पैरासल्फेट को डालते हैं इन एसिडिक मीडियम, तो इस रिएक्शंस को जब हम इसकी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस लिखते हैं और कंप्लीट रिएक्शंस लिखते हैं, तो ये रिएक्शंस जो आपकी बनेगी, यहाँ से आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा KCl, साथ में आपका जो होगा भाई वो बनेगा Fe2SO4 थ्राइस। तो यहाँ पे देखिए आप लोगों को इसको बैलेंस करवाना है, तो बैलेंस करवाने के लिए इस रिएक्शन को साथ में आपका प्रोडक्ट जो बनेगा वो बाई प्रोडक्ट के रूप में वाटर के मॉलिक्यूल रिलीज होंगे H2। तो बैलेंस करवा दीजिए। यहाँ पे आपके सल्फेट की वैल्यू SO4 थ्राइस है, यहाँ पे सिंगल आपका सल्फेट है, तो इसको हम कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 से मल्टीप्लाई यदि करते हैं, तो जैसे ही मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आपके सल्फेट 3 है, यहाँ पे भी आपके सल्फेट कितने हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं। बट आप इसको इक्वलाइज करवाने के लिए आयरन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो आप इसको 6 से मल्टीप्लाई कीजिए ताकि आपका कितना हो जाए, 3 हो जाए। आयरन भी आपको इक्वलाइज करने हैं, तो 6 आयरन यहाँ पे है, 6 आयरन आपके यहाँ पे, सल्फेट यहाँ पे 6 हो चुके हैं, यहाँ पे भी आपके Fe3 कुछ गड़बड़ है, देख लीजिए एक बार। अब वाटर के मॉलिक्यूल यदि मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई करता हूं, तो यहाँ पे आपका 3, ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए अभी आई थिंक ये आपका इक्वल हो चुका है। सल्फेट आपके साइड में 6 प्लस में 3, 6 प्लस 3 9, तो यहाँ पे 3 इंटू में 3 9, वाटर के मॉलिक्यूल हाइड्रोजन यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे 6, आई थिंक ये बैलेंस होगी भाई। ओके, तो ये आपकी बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है। अब यदि इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शन से हम चेकआउट करें, यहाँ पे टोटल स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट को यदि हम काउंट करें प्रत्येक रिएक्टिंग स्पीसीज का, तो यहाँ पे 1 प्लस 6 प्लस 3, तो टोटल कितने बनते हैं भाई, ये 10 मॉलिक्यूल बनते हैं। इसका मतलब यदि मैं बोलूं कि ये एक एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो इट मीन यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल साइमल्टेनियसली कोलाइड कर सकते हैं, 10 मॉलिक्यूल कोलाइड कर सकते हैं, जो कि क्या है, इम्पॉसिबल है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आपकी रिएक्शंस होती है, ये रिएक्शंस आपकी क्या है, एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है, जो कि पर्टिकुलर स्टेप टू स्टेप प्रोसीड करेगी। ये एक आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है, जो कि आपकी क्या करेगी, स्टेप के अनुसार प्रोसीड करेगी। और एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट दिस इज सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस, और ये पाया गया है कि ये रिएक्शन किस ऑर्डर की है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस है। तो बहुत सारे एलिमेंट्री स्टेप इस रिएक्शन में होंगे, और वो एलिमेंट्री स्टेप आपस में मिलकर इस कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस को कंप्लीट प्रोवाइड करवाएंगे। ओके, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एलिमेंट्री रिएक्शंस क्या है। एक ऐसी रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होगी वो आपकी एलिमेंट्री रिएक्शंस है, एक से ज्यादा स्टेप में जो होगी वो आपकी कॉम्प्लेक्स रिएक्शंस है। ये पर्टिकुलर हम लोगों ने एग्जांपल दिया है। तो इस एग्जांपल में हमने पाया है कि रिएक्टिंग स्पीसीज वैसे तो 10 है, तो 10 रिएक्टिंग स्पीसीज एक साथ कोलाइड कर नहीं सकते प्रोडक्ट को बनाने के लिए, इसलिए जो ये रिएक्शंस है ये एक से ज्यादा स्टेप में होगी, यानी कि बहुत सारे एलिमेंट्री स्टेप आपस में मिलेंगे और आपस में मिलकर एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को बनाएंगे। एंड एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट दिस इज ए सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस, तो ये आपकी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शंस है। ओके, तो अब हम बात करते हैं भाई दोबारा से अपने मेन टॉपिक पे, उसी पे आते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, और उसके कुछ एग्जांपल की हम बात करते हैं कि कैसे हम किसी दी गई इक्वेशंस के अंदर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम बात करेंगे मैकेनिज्म्स ऑफ द रिएक्शंस, मैकेनिज्म्स ऑफ रिएक्शंस, तो रिएक्शंस के मैकेनिज्म के। तो बच्चों मैकेनिज्म्स ऑफ रिएक्शंस का मतलब होता है जब आपके एक रिएक्शंस को प्रोसीड करवाने के लिए जितने भी स्टेप आपने किए हैं, उन सारे के सारे स्टेप का जो टोटल कलेक्शन होता है वो पर्टिकुलरली आपका क्या कहलाता है, मैकेनिज्म कहलाता है। ठीक है, यानी कि ग्रुप ऑफ दी स्टेप टू कंप्लीट ए केमिकल रिएक्शन, तो इसको हम बोल सकते हैं ग्रुप
या combinations of all step which complete a chemical reactions, जो कि पर्टिकुलरली क्या करता है, किसी केमिकल रिएक्शंस को कंप्लीट करता है। तो उन सारे के सारे स्टेप का कॉम्बिनेशन, ग्रुप की जगह पे आप कॉम्बिनेशन बोल दीजिए, कॉम्बिनेशंस यानी कि कॉम्बिनेशंस ग्रुप, जुड़ना सारे का, कॉम्बिनेशंस ऑफ ऑल स्टेप विच कंप्लीट ए केमिकल रिएक्शन, वो पर्टिकुलरली आपका क्या कहलाता है, मैकेनिज्म कहलाता है। और मैकेनिज्म्स के थ्रू हमें पता चलता है कि कोई रिएक्शन का कौन सा वो स्टेप है जो पूरी की पूरी रिएक्शंस को कंट्रोल करता है। ओके, तो किसी भी रिएक्शंस को जो भी स्टेप कंट्रोल करेगा वही स्टेप उसका क्या कहलाता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहलाता है। तो वो पूरा का पूरा स्टेप उस रिएक्शंस को कंट्रोल करेगा और उसी के बिहाफ पे हम बताएंगे कि उस रिएक्शंस का ऑर्डर क्या है। ओके, तो जैसे जनरली मैं आपको एक जनरल सा एग्जांपल दूं सिर्फ समझाने के लिए, मैंने बोल दिया भाई ये आपका A प्लस के B आपस में कंबाइन करता है और यहाँ पे कोई C नाम का कैटालिस्ट है और ये कोई प्रोडक्ट बनाता है। ओके, तो ये एक कंप्लीट रिएक्शन है। ओके, तो इस रिएक्शन को यदि मैं स्टेप वाइज वे में करवाना चाहूँ तो मैंने स्टेप फर्स्ट लिख दिया। तो फर्स्ट स्टेप में मैंने लिखा A प्लस के C आपस में मिलेंगे, तो यहाँ पे A3 नाम का क्या बनेगा, इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, क्या बनेगा, ये इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, इसके बाद जो B नाम का रिएक्टेंट है उसके साथ ये C नाम का इंटरमीडिएट कंबाइन करता है और क्या दे देता है, आपको प्रोडक्ट दे देता है। ओके, अब मैंने बोल दिया एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट कि ये जो स्टेप है ये आपका स्लोवेस्ट स्टेप है और ये स्टेप आपका क्या है, फर्स्ट स्टेप है। तो कोई भी जो रेट ऑफ रिएक्शंस है वो डिपेंड किसके ऊपर करता है, रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड आपका करता है स्लो स्टेप पे। तो पर्टिकुलरली हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शंस डिपेंड किस पे करेगा, ये डिपेंड करेगा, डिपेंड ऑन स्लो स्टेप, ये स्लो स्टेप पे डिपेंड करता है। जैसे पर्टिकुलरली मैं बोल दूं कि जनरली आप लोगों को समझाने के लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। दो टीमें बना लिया आपने, ए टीम और बी टीम। ए टीम में मान लीजिए आपके 5 कैंडिडेट है और बी टीम में भी आपके 5 कैंडिडेट है। ओके, तो उनको 5 किलोमीटर की डिस्टेंस तक दौड़ना है। तो किसी भी टीम का जो विनिंग चांस है वो डिपेंड किस पे करेगा, विनिंग चांस डिपेंड करेगा उस टीम के अंदर जो सबसे स्लो दौड़ता है उसके ऊपर। ठीक है, क्योंकि जो सबसे स्लो दौड़ेगा उसके ऊपर पूरा का पूरा उनका जो जीतने की पॉसिबिलिटी है वो डिपेंड करती है। यदि स्लोवेस्ट मेंबर पहले वाली टीम के कंपैरिजन में थोड़ा सा फास्ट दौड़ रहा है तो इसका मतलब वो टीम क्या हो जाती है, विनिंग हो जाती है। दूसरे तरीके से आप बोल सकते हो, मान लीजिए 3 इंजीनियर है और वो किसी कार को बना रहे हैं। 2 इंजीनियर कार के सारे पुर्जे बना रहे हैं और एक इंजीनियर आपका उसके टायर बना रहा है। और टायर बनाने वाला जो इंजीनियर है वो बिल्कुल स्लो है। तो गाड़ी का जो चलना है वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, टायर बनाने वाले के ऊपर डिपेंड करेगा। जब तक टायर नहीं बनेंगे तब तक गाड़ी नहीं चलेगी। तो इसका मतलब यही है कि जो स्लो है उसके ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। उसी तरह से जो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन होती है ना, रेट ऑफ रिएक्शन भी डिपेंड किसके ऊपर करती है, स्लो स्टेप के ऊपर करती है। और इस स्लो स्टेप को ही हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं रेट डिटरमाइन स्टेप। क्या बोलते हैं इसको, रेट डिटरमाइन स्टेप। इसका मतलब जो किसी भी रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करेगा, दैट इज कॉल्ड रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। ओके, अब यहाँ पे देखिए इस स्लो स्टेप में पर्टिकुलरली जो आपका रिएक्टेंट है उसका स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट ए का ए है, सी का भी ए है। तो यदि मैं इसकी रेट ऑफ रिएक्शन लिखना चाहूं, रेट ऑफ रिएक्शंस, तो वो स्लो स्टेप के अनुसार लिखूंगा और उसमें लिखूंगा के ए की पावर भी 1 होगी और सी की पावर भी कितनी होगी, 1 होगी। तो इस रिएक्शन का जो ऑर्डर बन जाएगा वो ऑर्डर कितना बन जाएगा, बन जाएगा भाई 1 + के 1 दैट वुड बी 2। आगे बात समझ में। तो इस तरह से आप बाय द मैकेनिज्म्स ऑफ द रिएक्शन से क्या बता सकते हैं, किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को बता सकते हैं टू चेक आउट द स्लोवेस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन, कि उस रिएक्शन का स्लोवेस्ट स्टेप क्या है। ओके, अब यदि मैं इन दोनों के दोनों स्टेप को जोड़ दूं, let us consider this one is the equation number 1 and that one is the equation number 2। यदि मैं इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो यहाँ से आपका AC से AC कैंसिल आउट आ जाएगा, तो ओवरऑल आपका जो बनेगा A प्लस में B और ये C आपको क्या देगा, प्रोडक्ट देगा। तो यानी कि ये वाली रिएक्शंस जो की त्यो आपकी आ जाएगी। ओके, तो इसका मतलब यही है कि मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन से आप लोग क्या समझ सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में समझ सकते हैं कि आप कैसे किसी भी रिएक्शन के ऑर्डर को निकाल सकते हैं।
Let us take the example of decomposition of hydrogen peroxide in alkaline medium in the presence of iodide. ओके, तो दूसरा एग्जांपल जैसे हम लोग लेते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड के डिकम्पोजिशन का लेते हैं। तो जैसे मैंने एग्जांपल लिया, आपके पास है हाइड्रोजन पेरोक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ आयोडाइड इन एल्केलाइन मीडियम। एल्केलाइन मीडियम में जब भी आप इसको डिकम्पोज करते हैं तो डिकम्पोजिशन के दौरान देखिए आपका प्रोडक्ट क्या बनता है। तो यहाँ पे आपका बनेगा H2O प्लस के O2। ओके, तो अब इस रिएक्शन को आप स्टेप में कैसे करेंगे, तो स्टेप वाइज देखिए इस रिएक्शन का स्टेप वाइज क्या होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होता है बच्चों, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का एक मॉलिक्यूल I नेगेटिव के साथ ट्रीट करता है और I नेगेटिव के साथ ट्रीट करके ये आप लोगों को क्या बनाता है, H2O बनाता है और साथ में OI नेगेटिव बनाता है, जो कि पर्टिकुलरली आपका क्या है, इंटरमीडिएट है। ओके, ये आपका क्या है, इंटरमीडिएट। नाउ ये इंटरमीडिएट आपका हाइड्रोजन पेरोक्साइड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ ट्रीट करता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का दूसरा मॉलिक्यूल के साथ दोबारा आईओ नेगेटिव ट्रीट करेगा। तो यहाँ से आपका क्या बनेगा, H2O का एक मॉलिक्यूल बनेगा और साथ में आपका क्या निकल जाएगा भाई, I नेगेटिव निकल जाएगा। ओके, तो इस तरह से आपके पास ये रिएक्शन प्रोसीड होती है, यानी कि H2O2 फर्स्ट ऑफ ऑल I नेगेटिव के साथ ट्रीट करेगा, H2O बनेगा, इसको आईओ नेगेटिव लिख दीजिए, आईओ नेगेटिव बनाएगा। इसके बाद हाइड्रोजन पेरोक्साइड के सेकंड मॉलिक्यूल के साथ ये क्या करता है, ट्रीट करता है। तो ट्रीट करके आप लोगों को क्या देता है, H2O2 आईओ नेगेटिव के साथ ट्रीट करता है, H2O देता है प्लस में I नेगेटिव देता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन आपके 3 थे, यहाँ पे 1 आया, तो साथ में आपकी क्या निकल जाएगी, O2 निकल जाएगी। ओके, तो यहाँ पे भी इसको आप जब ओवरऑल रिएक्शंस को लिखेंगे तो ओवरऑल रिएक्शंस लिखने के दौरान देखिए ये वाला एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट दिस इज द स्लोएस्ट स्टेप। ये आपका क्या था, स्लो स्टेप था और ये आपका क्या था, फास्ट स्टेप था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ओवरऑल रिएक्शन को लिखता हूँ। तो आईओ नेगेटिव से आईओ नेगेटिव कैंसिल आउट हो जाएगा, आई नेगेटिव से आपका आई नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा। तो ओवरऑल जो आपकी रिएक्शन बनेगी वो यही बनेगी, 2H2O2 एंड इट विल प्रोवाइड 2H2O एंड प्लस में O2। अब देखिए जो रिएक्शंस है, रिएक्शंस की रेट वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, वो इस स्लो स्टेप के ऊपर डिपेंड करेगी। ओके, तो यदि मैं लिखना चाहूं इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शंस, ओके, तो इसके लिए रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसके अंदर आप लिखेंगे कि रिएक्टेंट यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, आई नेगेटिव स्टिचोमेट्रिक कोफिशिएंट 1, यानी कि इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है और इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, क्योंकि स्लो स्टेप में ये दोनों हैं। तो आप लिखेंगे के H2O2 की पावर 1 एंड I नेगेटिव की पावर 1। ओके, तो यहाँ पे जो आपका ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस हो जाएगा वो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आपका क्या होगा, 1 + 1 दैट वुड बी इक्वल टू 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस आपका क्या बन गया, 2 बन गया। क्लियर। तो इस तरह से आप विद द हेल्प ऑफ द मैकेनिज्म यू कैन डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस, बट यू शुड रिमेंबर दैट you knew about the slow step and that slow step is called rate determine step, और इस slow step को ही हम क्या कहते हैं, rate determine step बोलते हैं। ओके, अब देखते हैं फर्स्ट जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर में सेकंड ऑर्डर के लिए रेट रिएक्शन लिख के कोई जनरल रिएक्शन लिखते हैं और उसके रेट कांस्टेंट के थ्रू हम चेकआउट करते हैं कि रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। तो मैंने कोई जनरल रिएक्शंस दे दी भाई आप लोगों को, ये मैंने जनरल रिएक्शंस बोल दिया, A of A that will be react with B of B and it will provide any product। तो ये आपको कोई प्रोडक्ट प्रोवाइड करता है। ओके, तो रेट लॉ के अनुसार मैंने इसके रेट ऑफ रिएक्शंस लिख दी, दैट इज K A की पावर अल्फा एंड B की पावर बीटा, ये लिख दिया। ओके, तो फर्स्ट केस में केस वाइज करते हैं, मैंने केस फर्स्ट ले लिया। तो फर्स्ट केस में मैंने बोल दिया भाई अल्फा वैल्यू भी आपकी 0 है और बीटा वैल्यू भी आपकी क्या है, 0 है। तो रिएक्शन का जो ऑर्डर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा दैट वुड बी इक्वल टू 0। तो रिएक्शन का जो ऑर्डर हो गया वो क्या हो गया बच्चों, 0 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम 0 वैल्यू रखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के A की पावर 0 एंड B की पावर 0, किसी की पावर 0 होती है तो 1 हो जाएगा, ये 1 1। तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू किसके बराबर आ गई, K के बराबर आ गई।
तो यदि हम यहाँ पे यूनिट ऑफ के देखना चाहें, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, तो के क्या है यहाँ पे आपका रेट कांस्टेंट है, तो रेट कांस्टेंट की जो यूनिट होगी वो क्या होगी, जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट है वही है, तो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर पर सेकंड, तो यूनिट क्या बन जाएगी इसकी, मोल पर लीटर पर सेकंड, यानी कि जीरो ऑर्डर की रिएक्शन जो है उसके जो रेट कांस्टेंट की यूनिट होगी वो क्या होगी, मोल पर लीटर पर सेकंड होगी। अब लेट अस कंसीडर केस नंबर सेकंड लिया मैंने, केस सेकंड यदि हम करते हैं तो मैंने बोल दिया भाई आपकी अल्फा की वैल्यू 1 है और बीटा की वैल्यू आपकी क्या है, 0 है, तो जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा दैट वुड बी इक्वल टू 1 प्लस 0 दैट इज इक्वल टू 1, यानी कि ऑर्डर कितना हो गया भाई आपका 1 ऑर्डर रिएक्शन होगी, तो वहां पे पुट करते हैं तो r इज इक्वल टू के a की पावर 1 एंड b की पावर 0, b की पावर 0 मीन 1, तो ये 1 हो जाएगा, तो r इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगी, k a की पावर 1 यानी कि a। अब इसका यूनिट तुम्हें पता है, इसकी यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड, के की आपको निकालनी है, ये आपकी कॉन्सेंट्रेशन है, तो कॉन्सेंट्रेशन की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर होगी, तो मोल पर लीटर से मोल पर लीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट यूनिट क्या होती है, पर सेकंड। ओके, अब यदि हम केस नंबर थर्ड लेते हैं, तो केस थर्ड के अंदर यदि हम बात करते हैं तो थर्ड केस में मैंने बोल दिया भाई अल्फा वैल्यू 1 है और बीटा वैल्यू भी कितनी है, 1 है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो आपका बनेगा वो बनेगा आपका 2, तो यहाँ पे आप रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1 और बी की पावर 1 हो जाएगा, तो यहाँ से यदि आप के की यूनिट निकालना चाहते हैं तो के की यूनिट क्या हो जाएगी, आर की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर पर सेकंड, तो यहाँ पे के, तो ये भी आपका मोल पर लीटर पर सेकंड और ये भी आपका मोल पर लीटर, तो स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर होने के दौरान ये नीचे जाएगा, तो रेट कांस्टेंट यूनिट जो हो जाएगी वो हो जाएगी पर मोल लीटर पर सेकंड। ओके, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, रेट कांस्टेंट की यूनिट को निकाल सकते हैं, और एक जनरली आप nth ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट याद कर लीजिए, तो आपको सारी की सारी यूनिटों का पता चल जाएगा। फॉर nth ऑर्डर के लिए जो यूनिट है रेट कांस्टेंट की, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, जो रेट कांस्टेंट है भाई उसकी nth ऑर्डर के लिए जो यूनिट होती है वो होती है मोल पर लीटर 1 माइनस के n पर सेकंड। ओके, तो अब यहाँ पे आप किसी भी ऑर्डर की यूनिट को बता सकते हैं, n की वैल्यू यदि आप 0 रखेंगे तो 0 ऑर्डर की यूनिट निकल आएगी, 0 रखिए 0 हो जाएगा ये मोल पर लीटर पर सेकंड, तो 0 ऑर्डर की रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की यूनिट थी वो, यदि आप 1 रखेंगे n की जगह पे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, किसी की पावर 0 1, तो पर सेकंड आ जाएगा, 2 ऑर्डर है तो n की जगह पे 2 रख दीजिए। तो इस तरह से इस फॉर्मूले से आप किसी भी ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट के बारे में पता कर सकते हैं। तो आज बच्चों यहीं तक पढ़ना, आज मैंने आप लोगों को मोलिकुलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में बताया है, और आप कैसे मैकेनिज्म के थ्रू ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या आपका स्लो स्टेप होता है और उसी को हम रेट डिटरमाइनिंग स्टेप बोलते हैं, उसके बारे में आप लोगों ने पता किया है। तो यहाँ तक यदि आपको कुछ समझ में ना आए तो मुझे मैसेज करके बता सकते हो, और जो भी बच्चा इस वीडियो को देख रहा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।